हेलो बच्चों, नमस्कार, जोहार। चलिए, हम लोग क्लास 10 का पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 और आज हम लोग 1.1 में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त हो सकती है। देखिए, जांच करना है। क्या जांच करना है? जांच करना है कि कोई भी संख्या है तो 6 का पावर n है। n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, n की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो कहता है क्या कभी भी उसके जो अंक होगा कोई ऐसा नंबर होगा जिसके अंतिम में 0 होगा। आइए चेक करते हैं, जांच करना है। तो हल लिखेंगे इसका। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 6 का जब गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो कितना निकलेगा? 2 और 3। ठीक है। अब बताइए 6 का कोई भी नंबर 6 भी रहेगा, उसका जो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 निकलेगा। ठीक है। याद रखिए, किसी भी नंबर के अंत में 0 तब आता है जब 2 गुना क्या होगा? 5 होगा। कितना हुआ? 10, अंत में 0 आया। यानी किसी भी नंबर के फैक्टर में अगर 2 है और 5 है तभी उस संख्या के अंत में 0 आ सकता है, अन्यथा 0 कभी नहीं आएगा। सिर्फ 2 आने से भी 0 नहीं आ जाएगा और सिर्फ 5 आने से ही 0 नहीं आ जाएगा। दोनों जरूरी है, 2 भी जरूरी है और 5 भी जरूरी है। तो देखो 6 का पावर n में कभी भी 5 आएगा क्या? 6 के गुणनखंड में कभी भी 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसलिए ये कभी भी 0 के अंक पर जो है समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 6 का गुणनखंड कभी भी 6 के गुणनखंड में 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। तो लिखेंगे क्योंकि 6 का पावर n का गुणनखंड क्या है? 2 गुना 3 का पावर n है। ठीक है। अब बताइए, क्योंकि 6 का पावर n का जो गुणनखंड है वो कितना? 2 का गुना 3 का पावर n है। अब लिखेंगे क्या कि इसलिए 6 का पावर n का किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर, 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समाप्त नहीं हो सकती है। हो सकती है क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 आवश्यक है। आवश्यक है। ध्यान रहे कि कोई भी नंबर है अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तभी वो नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा उसके अंत में 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। तो जब 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या कभी भी इसमें 5 आएगा? 5 आएगा? नहीं आएगा। 2 तो आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। इसलिए अगर 5 भी नहीं आया तो 0 भी नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो कभी भी जो है इसका 6 का पावर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। ठीक है। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है? सॉरी, इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है वो लिखा है। ठीक है, या फिर अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में लिखा होगा भाज्य संख्याएं क्यों है, या क्वेश्चन में लिखा होगा अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। यानी ये संख्याएं जो भाज्य संख्या है तो क्यों भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं।
क्वेश्चन है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए अगर इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या जा रहा है 13 गुना, यहाँ पर क्या बच गया 7 गुना 11 प्लस 13 कॉमन निकल गया, क्या बचा 1। अब 13 गुना 11 7 77 और 1 78। जब हम 78 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देखो 78 को तोड़ते हैं, 2 से देंगे 39 बार में, 3 से देंगे 13 बार में, यानी कितना आया 2 गुना 3 गुना 13। अब बताइए ये जो नंबर आया, ये जो आ रहा है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, जो भी आएगा वो 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। और हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या किसी भी नंबर से नहीं कटता है, सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगर 1 से कट रहा, अगर कोई भी नंबर जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं, वो कौन संख्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे देखो 2 लिखे तो ये 1 से कटेगा और 2 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 लिखे ये 1 से कटेगा और 3 से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 5 लिखे 1 से कटेगा और 5 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये सारी संख्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन हम 4 लिख देते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से। इसके कितने गुणनखंड हो गए 3 ठो, और अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड आ रहे हैं 2 ठो। यानी हम लोग ये जानते हैं कि अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इसके गुणनखंड 2 से अधिक आ रहे हैं, 13 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो लिखेंगे ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं, कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो नंबर दिया है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन अलग है। तो ये संख्या है भाज्य संख्या क्यों है, तो देखिए लिखेंगे चूंकि ये जो संख्या दिया है, दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यहां लिख देते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। ध्यान रहे क्या लिखना है, ये जो संख्या निकला, ये जो संख्या जो दिया हुआ है, इसके जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक गुणनखंड है। अगर मात्र 2 ही गुणनखंड रहते तो जानते अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 से जहां अधिक गुणनखंड हो गया मतलब कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा कौन संख्या, भाज्य संख्या। ये लिखना है कि भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसमें और है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्या है, तो देखिए इन सब में से क्या कॉमन जा रहा है, देखो 5 कॉमन जा रहा है, बचा क्या 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 चलिए गुना 1 है, और ये प्लस 1 बचेगा, क्यों, चूंकि 5 कॉमन चल गया। और जब 5 कॉमन चल गया ना, अब बताइए इसको तोड़ेंगे, 7 6 42, 42 को 4 से गुना करते हैं, 7 6 42, 42 दुना 84। ठीक है, 84 को 3 से गुना करते हैं, 4 तिया 12, वक्त में 1, 8 तिया 24, 1 25, 252। और 252 को फिर किससे गुना करेंगे, 4 से, 4 दुना 8, 5 चौका 20, 4 दुना 8 8 2 10, 1008, 1008 आया इधर और उधर प्लस 1। ठीक है, 3 दुना 6 चौक 24, क्या ये सही गुना हुआ है, एक बार बढ़िया से देख लेते हैं, 7 6 42। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, 1008 ही आएगा। ठीक है, एक बार गुना करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आया 5 गुना 1009। अब जो भी आया, ठीक है, अब देखिए इसका जो भी फैक्टर होगा, अगर नहीं भी होगा तो ये नंबर 5 से भी कट रहा है, किससे कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है ना, यानी ये भी जो नंबर आ रहा है ये 2 नंबर से कट रहा है। ठीक है, या फिर 2 से अधिक नंबर से कट रहा है। ठीक है, 5 से भी कट रहा है, 1009 से, एक तो सबसे कटना ही है, और अभाज्य संख्या में सिर्फ 1 से कटेगा और अपने से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। और ये नंबर देखिए 5 से भी कट रहा है और 1009 से भी कटेगा, इसका मतलब ये नंबर अभाज्य नहीं बल्कि क्या है, भाज्य संख्या है। ये क्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्वेश्चन में कहता है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, तो इसके गुणनखंड 5 भी है, 1009 भी है। ठीक है, और 1 तो है ये, इसका मतलब ये जो है कौन संख्या है,
भाज्य संख्या है। ठीक है, 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बनेगा छोटा। क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, जैसे इसके समझिए ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान के चलिए यहां से शुरुआत करती है, सोनिया नाम की लड़की है। ठीक है, ये यहां से यहां जब एक चक्कर लगाएगा तो इसको 18 मिनट लगती है, और रवि को इसी चक्कर लगाने में लगता है कितना मिनट? 12 मिनट। तो बताइए यदि सोनिया एक चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, और ये जब ये 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी तो रवि जो है वो 12 मिनट में लगा लेता है, तो ये कदम आगे बढ़ जाएगा, रवि यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कह रहा है कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे और एक ही दिशा में चले तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी सोनिया जो है एक चक्कर लगाती है, उसको 18 मिनट लगता है, और रवि को 12 मिनट। आप समझिए यदि रवि और सोनिया दोनों एक साथ से चलना प्रारंभ किया तो रवि तो एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेगा, लेकिन सोनिया जब रवि यहाँ रहेगा सोनिया इधर रहेगी, क्योंकि इसको 18 मिनट जाना लगेगा। अब सोनिया जब यहाँ पहुंचेगी तो रवि इधर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से घूमते घूमते कितने समय के बाद फिर पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर वो मिलेंगे, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आता है जो भी नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा कि सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट, और रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग किसका? 18 और 12 का। ठीक है, अब एलसीएम निकालो 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 का यदि हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का यदि गुणनखंड निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब बताइए एलसीएम क्या निकलेगा? तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उस नंबर को लिखेंगे 2, और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 बच क्या गया? 2 बच क्या गया? 3। 3 गुना 6 गुना 12 दिया 36, यानी कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट लगेगा दोनों को फिर से एक स्थान पर मिलने के लिए। कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट लगेगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए, यहाँ 2 व्यक्ति के बारे में जिक्र है, अगर 3 व्यक्ति के बारे में जिक्र रहेगा तो प्रारंभिक स्थान में मिलने के लिए जो भी टाइम लगेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन था कि सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, रवि भी यहीं से प्रारंभ करता है, दोनों एक ही समय पर प्रारंभ करता है, लेकिन सोनिया को यहाँ 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से घूमते घूमते दोबारा वो कब एक दूसरे के एक साथ मिलेगी, तो उस प्रकार से क्या करना है? दोनों नंबर का एलसीएम निकालें। 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा? 36 निकलेगा। अतः 36 मिनट में पुनः उस अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त हुआ। इस प्रकार से अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, अगर कहीं जो है और बाकी बात आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी आपके अगल बगल दोस्त होंगे उसको बोलिए कि यहाँ पर जो है इस चैनल पर आपको मैथ साइंस के सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोग जाइए और उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।